Good morning, dear students. Today I am going to teach you fourth chapter of history, colonialism and tribal society. इंडिया का जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसको शेड्यूल ट्राइब्स भी कहा जाता है। अगर हम इंडिया का सेंसस देखेंगे 2011 का, तो उसके हिसाब से इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% का जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब्स है। ठीक है। तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन है वो जनरली रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। रिमोट एरियाज़ यानी जंगलों में, मतलब रूरल एरिया भी नहीं। रूरल एरिया, यू नो व्हाट इज़ अर्बन एंड रूरल एरिया, उससे भी उनका रहना अलग होता है। उनको कहा जाता है रिमोट एरिया। जनरली दे लिव्स इन फॉरेस्ट, दे लिव इन फॉरेस्ट। और उनका तरीका, रहने का तरीका सभी लोगों से अलग होता था। Tribal people. In earlier day, before the British took political control of India, the tribal led a scheduled life away from civilization. Their interaction with the mainstream population was very limited. पहले के ज़माने में जब ब्रिटिशर्स ने हम पर, इंडिया पर पॉलिटिकल कंट्रोल किया, ब्रिटिशर्स ने हम पर जब कब्ज़ा जमाया है, इंडिया पर पॉलिटिकल कंट्रोल लिया, तब जो ये शेड्यूल लाइफ है, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनका सिविलाइजेशन एकदम अलग था। वो मेन स्ट्रीम से हमेशा अलग रहा करते थे। दे हैड देयर ओन सेट्स ऑफ रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस विच वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उनके रीति रिवाज नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन से अलग हुआ करते थे। दे लेड सिंपल लाइव्स एंड अंडरटुक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सस्टेन देमसेल्फ। उनकी लाइफ बहुत सिंपल हुआ करती थी और वो अलग अलग काम किया करते थे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इस चैप्टर में हम अब डिटेल में देखेंगे कि उनका क्या काम हुआ करता था। हंटिंग गैदरिंग वॉज प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल पीपल। दे सोल्ड प्रोडक्ट प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट सच एज हर्ब्स दैट हैड मेडिसिनल वैल्यू। उन लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे। हंटिंग गैदरिंग मतलब हंटिंग करना और फूड गैदर करना। ठीक है। दूसरा उनका काम क्या हुआ करता था कि फॉरेस्ट के जो हर्ब्स होते थे उसको उन लोग बेचा करते थे, क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती थी, उसको मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो फॉरेस्ट में जो हर्ब्स होते थे उसको उन लोग बेचा करते थे। ट्राइबल ग्रुप ऑल्सो रेड एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट। Some tribals lived in temporary settlement as they moved from one place to another to rear the animal they domesticated. ट्राइबल लोग जो है उनका दूसरा काम क्या हुआ करता था कि वो एनिमल्स को रेयर करते थे ताकि वो उनसे मिल्क और मीट पा सके। ठीक है। तो कुछ ट्राइबल पीपल्स ऐसे हुआ करते थे जो टेम्प्रेरी सेटलमेंट, मतलब उनका घर, उनका ठिकाना फिक्स नहीं हुआ करता था। उन लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, क्योंकि उन लोग एनिमल को रेयर करते थे, उनको पालते थे। जैसे कि अगर हम कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के एग्जांपल देखें तो वो है गडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, बकरवाल्स ऑफ कश्मीर एंड लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश। ये शेड्यूल ट्राइब्स है के लोग हैं जिनको इस नाम से अलग अलग स्टेट में जाना जाता था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल पीपल। Many tribal communities followed shifting cultivation. उनका दूसरा मेन काम क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चर उनका मेन काम हुआ करता था। उन लोग ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चर किया करते थे और उन लोग जनरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। Zoom cultivation is another name for shifting cultivation. Under Zoom cultivation, a small patch of land, mostly forest land, was cultivated. The land was cleared by burning the vegetation on that particular piece of land. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम है जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन में उन लोग ज़मीन के एक टुकड़े जहाँ फॉरेस्ट होता था वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन करने से पहले वहाँ पर जो फॉरेस्ट होते थे उसको उन लोग काट के जला दिया करते थे। द कल्टिवेटर वुड ऑल्सो कट डाउन द ट्रीज टू लेट द सनलाइट रीच द ग्राउंड। कल्टिवेटर्स बड़े बड़े ट्रीज को काट दिया करते थे ताकि सनलाइट जो है वो ज़मीन तक पहुँच सके और उन लोग वहाँ पर कुछ उगा सके। वंस दिस लैंड वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन, द कल्टिवेटर वुड मूव टू अनदर पीस ऑफ लैंड
लीविंग दिस लैंड फैलो फॉर अ फ्यू ईयर। एक बार अगर ने उस लैंड पर उन्होंने कल्टीवेशन खेती कर ली तो फिर वो ज़मीन का टुकड़ा उन लोग फिर से इस्तेमाल करते नहीं थे। उस ज़मीन के टुकड़े को वो यूं ही छोड़ दिया करते थे। फैलो, फैलो का मतलब है कि नॉट यूज फॉर ग्रोइंग। कोई ज़मीन को फिर ऐसे ही छोड़ देना, उसको फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करना। तो जहाँ एग्रीकल्चर कर लिया उस लैंड को उन लोग ऐसे ही कुछ सालों के लिए छोड़ दिया करते थे। Besides practicing shifting cultivation, many tribal communities choose to settle at one place and practice agriculture. कुछ लोग ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, जैसे जिसका मैंने आपको अभी समझाया जूम कल्टीवेशन। पर कुछ लोग ऐसे थे जो एक ही जगह पर सेटल हुआ करते थे और वहीं एग्रीकल्चर किया करते थे। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो टेम्परेरी सेटलमेंट करते थे, एक जगह पर कल्टीवेशन कर लिया फिर वो ज़मीन को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते थे। और कुछ लोग एक जगह पर सेटल होके वहीं पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द 19th century. As mentioned earlier, the tribal communities resided in remote area within hill and forest. ट्राइबल लोग हैं वो कहाँ रहते थे? रिमोट एरिया में। मतलब जनरली मैंने जैसे बताया कि उन लोग फॉरेस्ट में, जंगल में या पहाड़ों पर रहा करते थे। ऐसी जगह को रिमोट एरिया कहते हैं, जिसको हम रूरल और अर्बन एरिया नहीं कह सकते। लिविंग क्लोज टू नेचर, दे सस्टेन देमसेल्फ बाय देयर सराउंडिंग। They led a simple life following their own customs and tradition. उनको, ट्राइबल लोग को नेचर के पास रहना अच्छा लगता था। उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। उनके रीति रिवाज भी एकदम सबसे अलग हुआ करते थे। Unfortunately, the life of tribal communities who kept themselves was disrupted during the British period. Disrupted मतलब क्या? डिस्टर्ब हो गई थी उनकी लाइफ जो है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो लाइफ है वो कब डिस्टर्ब हो गई? जब ब्रिटिश पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा जमाया। वंस द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया, दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन विच एडवर्सली अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ। ब्रिटिशर्स ने जब पॉलिटिकल कंट्रोल किया इंडिया पे, तब उन्होंने नए नए नियम लगाए जिसका इफ़ेक्ट उन पर सबसे ज़्यादा पड़ा। ट्राइबल लाइफ पर उनका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा। वो कैसे हम देखेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू had been an important source of income since the ancient time. British started the system of permanent settlement to collect land revenue. हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में सबसे मेन इनकम सोर्स का क्या था? लैंड रेवेन्यू। ज़मीन का जो टैक्स जो है, खेती का जो रेवेन्यू लेते थे, वो ही मेन इनकम हुआ करता था। ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था लैंड रेवेन्यू के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अ ज़मींदार वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार अपॉइंट किए थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रेवेन्यू, लोगों से टैक्स कलेक्ट करना ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर। ज़मींदार जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो उनको ब्रिटिशर्स को दे देना होता था। इन रिटर्न ज़मींदार कुड कीप 11% ऑफ कलेक्टेड रेवेन्यू। ज़मींदार जो है वो 11% रखता था और बाकी का जो रेवेन्यू था वो किसको दे देता था? ब्रिटिशर्स को। To increase their revenue, the zamindar started clearing forest land. In the quest to increase their cultivable land, they started occupying the land which was used by tribals. ये ज़मींदार को ऐसा था कि हमारी रेवेन्यू, हमारा इनकम बढ़े, तो उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया ताकि वहाँ उन लोग खेती कर सके। तो ये यहाँ इन लोग बसते थे, ट्राइबल्स बसते थे फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। तो ज़मींदार्स ने
ट्राइबल लोगों की लैंड को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। ट्राइबल हु सस्टेन देमसेल्फ ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज फाउंड देयर लाइव्स डिसरप्टेड। अब ये लोग तो फॉरेस्ट रिसोर्स पर ही डिपेंडेंट थे, जैसे मैंने बताया कि उन लोग हर्ब्स को मेडिसिन के लिए बेचा करते थे। अभी जब ये फॉरेस्ट काट देंगे तो उन लोग कैसे अपना काम चलाते, तो उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई। टू सर्वाइव दे वर फोर्स्ड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड ज़मींदार। तो उनको ज़िंदा रहने के लिए इन ज़मींदार से, मनी लेंडर से लोन लेना पड़ा। अनेबल टू पे ऑफ their loans, ज़मींदार would make them work as a bonded labor and their further generation also ended up working for the ज़मींदार्स to pay off the debts। भी जब ये उन लोग लोन लेते थे और ये लोन अगर उन लोग वापस नहीं कर पाते ज़मींदार को, तो ज़मींदार उनको फोर्स करता था कि आप हमारे लेबर बन जाओ, मतलब हमारे लिए खेती पर काम करो, क्योंकि आपने लोन रीपे नहीं किया है। तो ऐसे उनकी जो आगे की जनरेशन थी वो ज़मींदार के साथ काम करते हुए ये डेब्ट के पैसे भरने में ही उनकी लाइफ चली गई। लोग नया कुछ कर नहीं पाते, उनको टैक्स भरने के लिए, वो कर्जा भरने के लिए ज़मींदार के पास काम करना पड़ता था। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेलवे नेटवर्क। Construction of railway by the British government disrupted the tribal life. A large part of forest were cleared to lay their railway tracks. भी हम जानते थे जब ब्रिटिशर्स आए तब हमारे वहाँ रेलवे नेटवर्क शुरू हुआ, उन्होंने ही रेलवे नेटवर्क शुरू किया। तो जब ये रेलवे नेटवर्क उन्होंने शुरू किया तब उनको ट्रैक लगाने के लिए क्या करना पड़ता था, फॉरेस्ट को काटना पड़ता था, जो किसका घर था, ट्राइबल्स का। तो फिर ऐसे लोगों की लाइफ डिस्टर्ब होने लगी जो फॉरेस्ट में रहते थे। दिस फोर्स्ड अ लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल टू मूव आउट ऑफ द फॉरेस्ट। ऑल्सो सम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दैट इज they were to be used by the government for the supply of timber. The tribal and the village people found it difficult to survive with so many restriction. अभी कुछ फॉरेस्ट उन लोगों को रेलवे बनाने के लिए काट दिया करते थे, तो कुछ फॉरेस्ट उन्होंने रिजर्व करके, यानी ब्रिटिशर्स ने रिजर्व करके रखे थे। ये गवर्नमेंट के ही फॉरेस्ट है, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट टिम्बर सप्लाई करने के लिए, मतलब लकड़े, जब रेलवे ट्रैक्स बनते हैं तब टिम्बर्स चाहिए ना, लकड़े चाहिए ना उसके पैनल्स बनाने के लिए। तो ये इस फॉरेस्ट से उन लोग ये उस कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व रख रहे थे टिम्बर की सप्लाई के लिए। तो ये जो ट्राइबल लोग थे उनको बहुत मुश्किल पड़ने लगी, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ जीना उनके लिए मुश्किल हो गया। Christian missionaries. Many Christian missionaries were also active in the tribal areas. The tribal communities resented this and saw this as an intrusion. Their resentment transferred into violent outbursts that came to be known as tribal revolt. कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो बहुत ही एक्टिव थे ट्राइबल एरिया में। अभी जब ये सब हो रहा था तब इन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंट एक्शन लेना, उनके खिलाफ जाना। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने सारे रिस्ट्रिक्शन रख रही थी उनके लिए, फॉरेस्ट में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था, तो उनका ये गुस्सा किस फॉर्म में निकला, ट्राइबल रिवोल्ट के फॉर्म में। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ वायलेंट एक्शन लेना शुरू किया। हम देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट इन छोटा नागपुर, कैसे ट्राइबल पीपल छोटा नागपुर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए वो हम देखेंगे। द ट्राइबल रिवोल्ट इन इंडिया were a result of the British encroachment on their lands.
अब इंडिया में ये ट्राइबल रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रही थी, फॉरेस्ट की लैंड्स को अपने कब्जे में ले रही थी, जो उन लोगों का घर था। द ट्राइबल कम्युनिटी वेर अ क्लोज knit group of people who had limited interaction with non-tribal population। ये ट्राइबल लोग कैसे थे? उनका नॉन ट्राइबल पीपल से ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ करता था, ठीक है। वो उनकी दुनिया अलग थी। जो नॉन ट्राइबल्स लोग थे उनके साथ उन लोग ज़्यादा मिक्स नहीं हुआ करते थे। दे कंसिडर द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन, एस्पेशली द ब्रिटिश ऑफिशियल, द लैंडलॉर्ड एंड द मनी लैंडर एज द आउटसाइडर। द ट्राइबल रिफर टू दिस आउटसाइडर एज डिकूस। अभी जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन को डिकूस कहती थी। फिर उनके हिसाब से नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन यानी स्पेशली ब्रिटिश ऑफिसर्स है, लैंडलॉर्ड्स है, मनी लैंडर्स है, ये सारे लोग क्या थे? नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन थे। तो इनको इन्होंने नाम दिया था डिकूस। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द छोटा नागपुर रीजन विटनेस अ सीरीज ऑफ रिबेलियन स्टार्टिंग from the Coal Rebellion followed by the Santhal and the Munda Rebellion। जब ये ब्रिटिश का पीरियड था तब छोटा नागपुर में बहुत सारी सीरीज हुई रिबेलियन की, मतलब बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर उसको वो थे कोला रिबेलियन, मतलब उस एरिया में रहने वाले लोग ने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसको कोला रिबेलियन कहा गया। उसके बाद संथल और मुंदा रिबेलियन भी आया, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। कोला रिबेलियन 1827। तो कोलास वे इनहेबिटेंट ऑफ द छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में रहने वाले लोग थे, कम्युनिटी थे जिसका नाम था कोलास। ये क्या है? ट्राइबल पीपल की कम्युनिटी का नाम है। इन 1820 द किंग ऑफ पोरहट एक्सेप्टेड द ब्रिटिश कंट्रोल एंड एग्रीड टू पे ह्यूज टैक्स टू देम। 1820 में किंग था पोरहट का, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश कंट्रोल का, जो ब्रिटिश का जो कंट्रोल था वो एक्सेप्ट कर दिया और उसने वो एग्री हो गया कि वो टैक्स भरेगा ब्रिटिशर्स को। तो कोलास डिड नॉट एग्री टू दिस एग्रीमेंट एंड रिबेल्ड। फिर वहाँ का जो राजा था, छोटा नागपुर का राजा, वो ब्रिटिशर्स से डर गया और उसने मान लिया कि वो ब्रिटिशर्स को बड़ा टैक्स भरेगा। पर कोलास मतलब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे वो इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने रिबेल किया, उनके खिलाफ गए वो। तो कोलास वॉज यूज ट्रेडिशनल वेपन्स लाइक बोज एंड एरोज विच प्रूव टू बी नो मैच टू द ब्रिटिश ट्रूप विच यूज मॉडर्न वेपनरी। अभी जब वो रिबेल कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो उनके साथ लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए कोलास, ये ट्राइबल पीपल जो वेपन्स यूज़ करते थे, हथियार, वो क्या हुआ करते थे? बो एंड एरो, तीर कमान, जो कोई काम के नहीं थे। किसके सामने? ब्रिटिशर्स के मॉडर्न वेपन्स के सामने। उनके पास तो मॉडर्न वेपनरीज थी। तो कोलास वर एक्सप्लॉइटेड बाय द नॉन आदिवासी ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर। दे फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द एनरोचमेंट ऑफ द ब्रिटिश जमींदार्स एंड अदर नॉन ट्राइबल एंड दस रिवॉल्ट अगेंस्ट देम। अभी ये कोलास को सब जन एक्सप्लॉइट करते थे। जो ठेकेदार हुआ करते थे वो भी उनका फ़ायदा उठाया करते थे। ये सब मिलकर इनको डराया, थ्रेटन मतलब क्या? डराना। ब्रिटिशर्स है, ज़मींदार है, नॉन ट्राइबल्स जो लोग हैं वो सब क्या करते थे? ये ट्राइबल पीपल को डराया करते थे। इसीलिए ये सब इनके जो ट्राइबल पीपल थे वो इन सब के खिलाफ चले गए, उन्होंने रिबेल किया। British were able to suppress the rebellion, but a lot of lives were lost during the rebellion। सप्रेस करना यानी दबा देना। जब ट्राइबल लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो ब्रिटिशर्स ने उनको दबा दिया, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपनरीज थी, इसलिए बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। संथल रिबेलियन। संथल रिबेलियन मैं नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूँगी। सो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस चैप्टर टिल आई हैव टॉट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।